वो 70 साल तक इंतजार करते रहे कि जिस दिन भी हम सत्ता पे आए, जो हमारा मंसूबा था कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों का वर्ण व्यवस्था रहना चाहिए, उस वर्ण व्यवस्था में केवल एक जात जो है वो सबसे श्रेष्ठ रहना चाहिए, और उस जाति के पास इस देश की सारे संसाधन है, सारी संपत्ति जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। इसी मार्ग पे पिछले 10 साल से इस देश में, देश की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन का दौरान आपको ये चीजें सोचना पड़ेगा कि आपके देश का भविष्य क्या है, आपके बच्चे का भविष्य क्या है। मोदी जी कहते थे कि घर से वोट देने जाएंगे ना 2014 में, सिलेंडर को देख के जरूर जाना। हम भी अपील करते हैं अभी वोटर से कि अब अगर वोट देने जाएंगे तो सिलेंडर को भी देखना, मोटरसाइकिल को भी देखना, अपने बच्चे की शक्ल को भी देखना और अपने बुजुर्गों की शक्ल को भी देखना, क्योंकि उनके लिए आगे का भविष्य क्या करके रखा है इन्होंने। ये 2010 से सारी नौकरियां बंद कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों की भर्ती हो रही है। महाराष्ट्र में 62,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, और ये सारे स्कूल किसको दे रहे हैं? कारपोरेट घराने को दे रहे हैं। कल ये कारपोरेट घराने वहाँ पे मॉल बनाएंगे। तो ये सारी नीतियाँ हैं, तो यहाँ का जो शोषित वर्ग है उसको और गरीबी की नीचे लाएंगे, और वर्णवादी व्यवस्था लाना है। और वर्णवादी व्यवस्था लाने के बाद एक ही वर्ग ये सबके ऊपर राज करने वाला है। ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, इसलिए हमारा आंदोलन चल रहा है। जो संविधान को नष्ट करने की बात कर रहे हैं उनके सपोर्ट में ही उनका जा रहा है, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। और सिविल सोसाइटी ने इसलिए आगे बढ़ के ये कदम उठाया कि इंडिया आघाड़ी को सपोर्ट करना, और ऐसा आह्वान हम सब लोग कर रहे हैं। और इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में हमें बीजेपी को हराना। एमएसपी आज भी नहीं दिया आपने वायदा किया, उनका अनशन या उनका जो आंदोलन था उसको खत्म करने के लिए वायदा किया कि हम दे देंगे। कमेटी बिठाई, पैनल किया, फिर जुमला नहीं हुआ। अभी भी किसानों को लड़ना पड़ रहा है, मतलब सेकंड टाइम भी जो है वापस लड़ना पड़ रहा है। तो आपने कोई वायदे नहीं निभाए, आपने भ्रष्टाचार पे वायदे किए, वो नहीं निभाया, इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड आप देख लीजिए ना, मतलब आप भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर रहे हैं। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां देश में तेज है, और पहले फेज का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होने वाला है, और ऐसे में सिविल सोसाइटी की भूमिका भी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस तरह से हमने देखा कि कर्नाटक का जो चुनाव हुआ, वहां सबसे बड़ा श्रेय चुनाव जिताने का वो सिविल सोसाइटी को गया है। तो इस बार भी सिविल सोसाइटी अपना किस तरह से रोल प्ले कर रही है, किस तरह से पिछले कई सालों से सिविल सोसाइटी ने काम किया है, और चुनाव के लिए मुद्दे क्या है, और ये जो लोकतंत्र की लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है। 2024 का चुनाव ये विचारधारा की लड़ाई के रूप में सब लोग मानते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ में सिविल सोसाइटी के कई सहयोगी साथी लोग हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में हैं, और जो अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपना एक रुतबा है उनका, उनकी एक पहचान है, और हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता भी उनमें है। तो सबसे पहले मैं जगजीत सिंह सर की तरफ आऊँगा। और सर, बीइंग अ सिविल सोसाइटी, इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, और ये चुनाव जैसा कि हम देख रहे हैं कि धर्मांधता बनाम बीजेपी, या ये चुनाव करप्शन बनाम बीजेपी, या ये चुनाव संविधान बनाम बीजेपी, इस तरह से आपने एक नैरेटिव क्रिएट किया है, क्या वजह है इसके पीछे? नमस्कार। देखिए, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं ये सरकार आए दिन सिर्फ इनके पास में एक ही मुद्दा है, द्वेष भड़काना, धर्मांध बात करना, किसी ना किसी जाति के विरुद्ध में जाकर के, स्पेशली हमारे मुस्लिम भाइयों के बारे में, दलित भाइयों के बारे में, दलित जमात के बारे में इतनी खराब बातें करना। पहले दिन से इनका काम यही चल रहा है। और आज की तारीख में हम एज अ सिविल सोसाइटी, क्योंकि हम कॉन्शियस है इसके बारे में, हम अपने अधिकार के बारे कॉन्शियस है, हमारे संविधान के बारे में कॉन्शियस है, हम सब एक आकर के, क्योंकि देश की परिस्थिति आज की तारीख में ऐसी हो चुकी है कि अब अगर हमने सब लोगों ने साथ में आकर के
ये सरकार को हटाया नहीं तो ये सरकार के मंसूबे आगे बहुत खराब हैं, इनके जो नीतियां हैं वो खराब हैं, इनके जो लोग अभी इलेक्शन में खड़े हैं, चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे वो मिर्दा हो, चाहे वो दूसरे कोई ललन सिंह हो, वो सब बातें अभी शुरू कर दिया है कि 400 के पार हमको दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। कितनी घातक बात है हमारे देश के लिए। बाबा साहब अंबेडकर जी की इतना संविधान बनाया हुआ है, एक एक अधिकार दिया हुआ है, छोटे से छोटे इंसान को, बड़े से बड़े इंसान को समान अधिकार दिया हुआ है। कहीं ना कहीं वो आज धोखे में है। क्या किया सरकार ने इन पिछले 10 सालों में? ना बेरोजगारी दूर की, झूठे वादे किए, हम सिलेंडर सस्ता देंगे, रामदेव बाबा को यूज किया कि आपको 35 रुपए का पेट्रोल होना क्या, आप लोगों को सिलेंडर सस्ता नहीं होना क्या, आप सब्सिडी छोड़िए। सब्सिडी छोड़े लोगों ने, चलो भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी वजह से किसी और का फायदा होगा, उसके लिए सब्सिडी छोड़ दी। वो खुद महंगा सिलेंडर इसलिए खरीद रहा था क्योंकि उसका गरीब के प्रति त्याग था, वो कि भाई चलो मेरा गरीब आदमी को सस्ता सिलेंडर मिलेगा। क्या ये हकीकत हुआ? ऐसा नहीं हुआ। 450 का सिलेंडर आज 1200 रुपए पहुंच गया। और सब्सिडी जाने दो, किसी के भी अकाउंट में नहीं आती। उज्ज्वला करके इन्होंने सिर्फ फर्स्ट टाइम सप्लाई कर दिया, उसके बाद उसको सिलेंडर पैसे से खरीदना पड़ा। कहां गई वो स्कीम इनकी? 15 लाख आए? बिल्कुल भी नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, पार्लियामेंट में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है सिर्फ 7 लाख नौकरियां दे पाए हैं ये लोग, उससे ज्यादा नहीं दे पाए हैं। कहां 2 करोड़ पर ईयर? 10 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देना था, आज 7 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और चुनाव के पहले क्या करते? नमो रोजगार, ये रोजगार मेड़ावा, ये 200 लोगों को, 150 लोगों को उसमें कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट दे रहे, छोटी मोटी पोस्ट के ऊपर में। जो नौकरियां हैं वो बंद हो गई हैं। 90 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंडिंग है। वहां पर लोग उन्हें नौकरी नहीं ले रहे, ना एग्जाम ले रहे, ना कुछ बात कर रहे, ना उनको कुछ बात, रोजगार के बारे में कोई बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं है। आईएएस की परीक्षा के लिए हमें यूपीएससी एमपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, ये लोग डायरेक्ट अपॉइंट कर रहे हैं ऑफिसर्स, क्योंकि इनको इनके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने वाले लोग चाहिए। इनको शिक्षित पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, इनको मानसिकता वाले लोग चाहिए, धर्मांध मानसिकता वाले लोग चाहिए, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। दवाइयों के बारे इन्होंने कानून बदल दिया। जो स्पूरियस दवाइयां बनाता है उसके बारे में कैबिनेट में रूल पास कर दिया कि इसको 3 साल से 9 साल की जो सजा थी, इसके अंदर में एक प्रावधान और डाल दिया, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं आप। इंसान की जान से खेल रहे हैं ये लोग। मणिपुर इनसे जाना नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो दुनिया भर के रेपिस्ट, दुनिया भर के ऐसे षड्यंत्रकारी लोग बीजेपी में हैं। कितना सताया, 1 साल बैठी हमारे पहलवान महिलाएं, रोई, पुलिस से डंडे खाई, और उसके बाद भी वो बृजभूषण सिंह को हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये इज्जत है इनको महिलाओं की। मणिपुर के अंदर में जो बात हुआ है, मणिपुर में महिला का कपड़ा उतारा जाता है, उसके पीछे हजारों की झिंड रहती है, उसके पीछे पुलिस भी खड़ी है, और वहां पर उनकी इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई थी देश के अंदर में। वहां इनसे जाना नहीं होता है। गरीब को खाना खिला रहे, 5 किलो का राशन दे करके हम 80 करोड़ को खाना खिला रहे हैं। और क्या बात करते हैं ये? हमें विश्वगुरु बनना है, हमें महासत्ता बनना है। क्या ये झूठ बोल करके, अनाज खिला करके, 5 किलो का अनाज खिला करके ये अपने देश के अंदर में महासत्ता और महाविश्वगुरु बन सकते हैं? एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने खराब कर डाली। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो पैसा कॉलेज को पढ़ाने के लिए आता था आज नहीं आता है। आज वो लोन के रूप में दिया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी को वो पैसा विथ इंटरेस्ट वापस करना है, तो क्या इसका भाव, इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट स्टूडेंट पे नहीं जाएगा? वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी? वो जो बच्चा फीस भरेगा वो लोन की इंस्टॉलमेंट भरेगा उन लोगों के भरने की। तो एजुकेशन महंगी होने वाली है। गरीब का बच्चा कहां जाएगा पढ़ने के लिए? गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि वहां भी व्यवसाय शुरू कर देंगे ये लोग। ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे ये लोग। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास होता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट को पूरे अधिकार है अपने नीचे के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, अपने नीचे के ऑफिसर्स को तबादला करना, कुछ करना। दूसरे दिन पार्लियामेंट में वो रूल बदली करके, उसके अपॉइंटमेंट निकाल करके, नया कानून ला करके अपने हिस्से में डाल दिया जाता है वो, कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हम ही करेंगे ये सब चीज। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता खराब है। इनके बोलने की बात कुछ और है, इनके दिमाग के अंदर की बात कुछ और है। ये वहां ऐसा ऑफिसर नियुक्त करना चाहते हैं जहां पर वो
सरकार को काम करने ना दे, जहां पर भी विपक्ष की सरकार है वहां पे काम ना करने दे। आए दिन इनके गवर्नर तंग करते हैं, आए दिन इनके गवर्नर उल्टा सीधा चीफ मिनिस्टर के साथ में बात करते हैं। ये सरकार चल रही है, देश चल रहा है, क्या चल रहा है? हम लोग सब इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम लोग के देश के ऊपर में आज 6 गुना कर्जा हो गया है। $400 मिलियन का कर्जा हमारे पास 2014 का था, आज 2400 मिलियन का कर्जा हमारे पे हो गया है। और रोड और ब्रिज और दुनिया भर के हमारे पे थोपे जा रहे हैं। मूलभूत सुविधा कहां है? आप वर्धा रोड से जाइए, वर्धा मेन रोड तो कंक्रीट का बना दिया, लेकिन बाईपास में जाकर के जरा गांव में घुस जाइए, वहां रोड भी नहीं है। यह विकसित भारत है? तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं, आप इन सब चीजों को समझिए। अभी इलेक्शन का दौरान आपको ये चीजें सोचना पड़ेगा कि आपके देश का भविष्य क्या है, आपके बच्चे का भविष्य क्या है। मोदी जी कहते थे कि घर से वोट देने जाएंगे ना 2014 में, सिलेंडर को देख के जरूर जाना। हम भी अपील करते हैं अभी वोटर से कि अब अगर वोट देने जाएंगे तो सिलेंडर को भी देखना, मोटरसाइकिल को भी देखना, अपने बच्चे की शक्ल को भी देखना और अपने बुजुर्गों की शक्ल को भी देखना, क्योंकि उनके लिए आगे का भविष्य क्या करके रखा है इन्होंने। अगर आपको लगता है ये सिलेंडर इन्होंने 1200 का कर दिया है, अगर आपको लगता है ये 35 रुपए का पेट्रोल इन्होंने 120 रुपए कर दिया है, अगर आपको लगता है आपके बड़े बुजुर्ग जो बीमार है उनके लिए स्वास्थ्य सेवा अवेलेबल नहीं है, उनको महंगा इलाज कराने के लिए उनके पास में अस्पताल अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं देना है। वोट ऐसी सरकार को देना है जो आपके हित में काम करे, जो वेलफेयर गवर्नमेंट हो, जो इंडिया अलायंस आपको बता रहा है, जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स आपको बता रहे हैं, जो तमाम इंडिया अलायंस की पार्टियां आपको बता रही है। हम सबसे नम्र निवेदन करते हैं, जितने भी वोटर्स हैं, एक एक बंदा अपने घर से लेके जाइए, एक एक अपने दोस्त हो, भाई हो, रिलेटिव हो, जो भी हो, तो सारे लोगों को लेके जाइए। हर इंसान ने वोट करना चाहिए। और इस बार ये चुनाव कोई पार्टियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव आज की तारीख में मोदी वर्सेस इंडिया का चुनाव है। हम एक एक भारतीय का चुनाव है, भारतीयता के बारे में चुनाव है। हम एक हो जाए भारतीय, और मोदी को हराना जरूरी है, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत काला होगा। हम अपील करते हैं हर एक से कि आप जाइए, अपने घर से निकलिए, वोट डालिए। कहीं भी जाना हो, आपको कोई भी फंक्शन में जाना हो, कोई बाहर जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, सुबेरे जाकर के अपना वोट डालिए, बाद में ट्रेन पकड़िए, लेकिन वोट जरूर करिए और देश को जिताइए, भारतीयता को बचाइए, संविधान को बचाइए और अपने अधिकार को बचाइए। धन्यवाद। तो तमाम जो वायदे हुए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं, और इस देश में वोट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की बातें जगजीत सिंह सर ने कही। मैं कांबले सर के पास में था, प्रोफेसर गौतम कांबले सर। क्या लगता है आपको कि आप जब ये चुनाव जो है ये बहुत ज़्यादा अहम चुनाव है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव है, और इस चुनाव में इस देश के लोगों की चिंताएं क्या है, इस देश के लोगों की वेदनाएं क्या है, और उन्होंने किस तरफ जाना चाहिए? नमस्ते। मेरे हिसाब से इस देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जो सिविल सोसाइटी इसमें उतरी है, पहली बार। और वो इसलिए उतरी है कि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि ये देश के विकास की दिशा गलत रास्ते पर है पूरी तरह। हमारे जहन में बेरोजगारी और गरीबी ये अहम मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ जनतंत्र भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा, उसका क्या होगा ये आह्वान हमारे सामने खड़ा है। पर्यावरण का भी मुद्दा है। जैसे कि पर्यावरण से मैं शुरुआत करता हूँ कि पर्यावरण में भारत जो 180 देश है आज के 2023 में, भारत का क्रमांक 180वां है। यानी पर्यावरण का सबसे ज़्यादा दोहन अगर विश्व में किसी ने किया होगा तो वो भारत है, और ये 10 साल में हुआ है। जनतंत्र की बात अगर हम करें तो 2014 में जब 167 देश की गणना हुई थी जिसमें जनतंत्र था, तो उसमें भारत का क्रमांक 27वां रहता था, और आज के तारीख में यानी 2023 में 112 देश की गणना हुई, उसमें भारत का क्रमांक 65वां है। यानी कितने निचले स्तर पर वो गिर गया है। और बेरोजगारी की बात अगर करें तो पिछले 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर बढ़ी है
तो इस देश में बढ़ी है। और एक सर्वे भी आया है तो उसमें ये बताया है कि देश के 27% जो जनता है वो अपना अहम सवाल ये मानती है बेरोजगारी का, और उसके साथ गरीबी का 23%, यानी कुल मिला के हो गया 50, और उसके बाद संविधान की सुरक्षा, उसके लिए भी 17% लोगों ने वोट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 70% जो लोग हैं वो तो इस देश की जो समस्या है, इस समस्या से वाकिफ है। ऐसा लगता है उनको कुछ भी करे अभी इस बार, कि आप कितना भी उसको राम मंदिर करे या और भी कोई मतलब आसमानी कोई समस्या उनके सामने खड़ी करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब नहीं मानेगी। और वो सभी चाहती है कि ये बीजेपी सरकार जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। खेती की अगर बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने यहाँ पे आत्महत्या की है। और पर्यावरण का विध्वंस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जिस मोदी की गारंटी हमारे सामने रखी थी, तो देश ना उच्च शिक्षा में आगे हुआ, ना टेक्नोलॉजी में आगे है, ना हेल्थ में आगे है। इतना क्या, प्राइमरी एजुकेशन में भी देश इतना पिछड़ा हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और हम ये देखते हैं कि बेरोजगारी की अगर बात करें तो हमें ये दिखता है कि अपना जो पड़ोस का जो पाकिस्तान है, जिसको हम बहुत ही अविकसित देश कहते हैं, उसकी बेरोजगारी हमसे 2 गुना कम है। और अगर ये बात है तो फिर कहाँ भारत तीसरी शक्ति या भारत विश्वगुरु कौन से हिसाब में बनेगा, ये भी बात है। छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, उनकी भी हालत बहुत खस्ता हालत है, ऐसा हमें दिखता है। और इस आज के देश आज के हालात में 125 करोड़ जो लोग हैं देश के, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बदतर है। हम देखेंगे कि भारत के कुल राष्ट्रीय संपत्ति में 77% जो हिस्सा है वो ऊपर के 10 लोगों का है, और जो 23% जो प्रॉपर्टी है उसमें 90% लोग जीते हैं। तो किस तरह वो जीते होंगे? आज के तारीख में इस नागपुर में अगर 25,000 भी किसी को पेमेंट रहा है तो भी वो अपनी घर गृहस्थी ठीक से नहीं निभा पाता। और देहात की अगर बात करें तो देहात में 15,000 भी किसी को मिलते हैं, फिर भी वो जी नहीं पाता ठीक से। हम कई देहात में गए हैं इस बहाने। अब ये 10 साल से हम इस देश को देखते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में देखते हैं, देहात में जाके देखते हैं, तो हमें ऐसा दिखता है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कुछ भी नहीं हो पाता। जो स्कूलें हैं, कितने स्कूलें बंद कर दी है। महाराष्ट्र की अगर बात की तो 12,000 स्कूल तो टोटली बंद कर दी है, और 64,000 स्कूल और बंद करने के कगार पर है। तो मुझे ऐसा लगता है, और 30,000 जो टीचर है यहाँ पर, वो 30,000 टीचर की सर्विस गई है। अगर ऐसा है तो इस देश में कैसे जी पाएंगे लोग? और जो नया जनरेशन है वो क्या करेगा? हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए कि इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, हेल्थ का राष्ट्रीयकरण हो, और रोजगार की जो अवसर है वो अवसर ज़्यादा मुहैया कराया जाए। तो ये गवर्नमेंट ये कर नहीं पाई, ये गवर्नमेंट ये कर नहीं सकती। इस गवर्नमेंट का मंसूबा ये करने का नहीं है, और इसीलिए ये गवर्नमेंट हमें जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और इसलिए हम अच्छी गवर्नमेंट ढूंढ रहे हैं, और उसमें हमें कांग्रेस गवर्नमेंट दिखती है। कांग्रेस का अगर मैनिफेस्टो आप अगर देखें तो वो स्टेट सोशलिज्म है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का और नेहरू जी का, वो हमें चाहिए। और इसीलिए हम ये कहेंगे लोगों को कि अपना मताधिकार का यूज़ कीजिए और इस गवर्नमेंट को नीचे खींचिए। बिल्कुल। तो मैं वानखेड़े सर के विलास भोंगाड़े जी की तरफ मैं आऊँगा कि जैसा कि सर ने कहा कि लोगों के जेब में पैसे नहीं बच रहे, बेहताशा महंगाई हुई है, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की भी बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि स्टेट सोशलिज्म की जो बातें हैं
वो भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। आप काफी लोगों के बीच में काम करते हैं और विशेषतः महिलाओं के बीच में, मोलकरीन के बीच में काम करते हैं, असंगठित लोगों के बीच में काम करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप इस सरकार से खफा है, क्यों नाराज है इस सरकार से? सभी साथी को मैं जिंदाबाद कहूँगा और ख़ास करके अभी 2024 ये लोकसभा का मैदान है और इस मैदान में सही मायने में लोगों के सवाल और चर्चा उस पर होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं मायने में कहीं छूट जाते हैं। जैसे कि देश में 93% असंगठित श्रमिक हैं और ये असंगठित श्रमिक अलग अलग क्षेत्र में काम करता है। कुल मिला के 3 जो घटक है असंगठित श्रमिकों के बीच में, एक है खेतिहर मजदूर है, दूसरा कंस्ट्रक्शन लेबर जो निर्माण मजदूर में काम करता है, और तीसरा है डोमेस्टिक वर्कर। ये असंगठित श्रमिकों के बीच में सबसे ज़्यादा वर्कर है। लेकिन असंगठित श्रमिकों की बात पिछले 75 ईयर्स में हुई नहीं है। और ये मजदूर सबसे अच्छा ये है कि नवनिर्मित का काम करता है। जब कंस्ट्रक्शन लेबर काम करता है तो नई बिल्डिंग तैयार होती, नया भवन तैयार होता है। खेतिहर मजदूर काम करता है तो नया बीज से नया ये तैयार होता है और फसल निकलती है। निर्माण मजदूर जब घर में काम करने जाता तो नया घर तैयार होता है और ये होता है। तो इन सब असंगठित श्रमिकों का जो देश में राष्ट्रीय उत्पन्न काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस बारे में सरकार काम करती नहीं। 2014 के बाद की जो सरकार आई, उस सरकार ने तो पिछले स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में जो लेबर मूवमेंट हुई और ये मूवमेंट ने जो कानून बनाए देश में, लेबर संगठित होने का कानून है, लेबर को कॉम्पनसेशन मिलने का कानून है, कि मिनिमम वेजेस का कानून है। लेकिन इस सरकार ने 40 कानून देश के ये करके 4 कोड बिल में तब्दील कर दिए हैं। और सही मायने में इसमें जो पूंजीपति वर्ग है, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो पूंजी बढ़ाने वाला वर्ग है, उनके हित में ये सारी बातें हुई है। दूसरे घटक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि देश में जो नई राजनीतिक शब्द आया है डेवलपमेंट का, विकास के बारे में, और ये विकास करने के लिए इस देश के किसान को विस्थापित किया जा रहा है, इस देश के लोगों को घरदार और ज़मीन जुमले से विस्थापित किया जा रहा है। इससे काफ़ी करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और काफ़ी करोड़ों लोगों को घर नहीं मिले हैं, काफ़ी करोड़ों लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, काफ़ी करोड़ों लोगों की ज़मीन गई है। और इस बारे में ये सरकार कुछ काम कर नहीं रही। इसलिए हम देश में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो इस बारे में सोचते हैं और चर्चा करते हैं, इन्होंने एक मंसूबा तैयार किया है कि हम इस बार पिछले 10 साल में जो सरकार ने जो काम किया है, जो सवाल खड़े कर दिए हैं, जो चुनौतियाँ बढ़ा दी है, महिलाओं के ऊपर हो, यूथ के ऊपर हो या दलित आदिवासी समूह के ऊपर हो, इस चुनौती का सामना करना है तो ये 10 साल में जो सरकार आई उसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। इसलिए सिविल सोसाइटी ने ये तय किया है कि इस बार जो इंडिया आघाड़ी बनी है देश में, इस इंडिया आघाड़ी के समर्थन में हम खड़े रहेंगे और लोगों को ये भी कहेंगे कि आप ये मत सोचे कि शराब मिलती है या कहीं खाने पीने को मिलता है, ये इस पर ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि संविधान ने हमको नागरिकत्व की बात कही है, संविधान में हमको मतदान करने की बात कही है, संविधान में हमारे मत को एक मूल्य माना है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कानूनी तरीके से है, संविधान के तरीके से हमको अधिकार मिला है, इसका हम उपयोग करें और अपना विकास के रास्ते पर चले। इसलिए मतदान करना जरूरी है और ऐसे समूह को भी चुन के लाना जरूरी है कि जो दलित, आदिवासी और पीड़ित लोगों को और जो वंचित लोग हैं उनके बारे में कहीं बात करे, चर्चा करे, अवसर प्रदान करे, डेमोक्रेटिक अवसर प्राप्त करे। ऐसे ही सरकार हमें इंडिया दिखती है और इस इंडिया को हम
सिविल सोसाइटी के लोग उस तरफ झुक रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि ज़्यादा के ज़्यादा संख्या में आप इलेक्शन में वोट देने के लिए जाइए। धन्यवाद। थैंक यू। दिलीप खोड़के सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से सभी जो हमारे सहभागी लोग हैं उनमें एक कॉमन बात दिखी कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए और बीजेपी से सब लोग काफ़ी निराश भी नजर आ रहे हैं। आप भी पिछले कई सालों से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि ये सरकार जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सरकार से आप लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई है? जब 2014 में पहली बार इस सरकार ने सत्ता स्थापन की और उसके बाद वो पूरे 5 साल और फिर 2019 में ये सरकार फिर से चुन के आती है और उसके तुरंत बाद जिस ढंग से ये सरकार काम कर रही है, वो सरकार गोळवलकर गुरुजी के का उनका सपना जो है वो सपना पूरा करने के लिए काम कर रही है। ये जब हमारे ख्याल में आया तो सिविल सोसाइटी को ये इलेक्शन अपने हाथ में लेना पड़ा। हाँ। और इसीलिए फिर सिविल सोसाइटी ने पिछले 1.5-2 साल से ये लोगों का प्रबोधन किया, क्योंकि आप कितना भी बोलिए कि ये सरकार भाजपा का है, ये सरकार के मुखिया मोदी जी है, लेकिन इन सब के मुखिया जो है वो नागपुर में बैठे हुए आरएसएस का संघ कार्यालय है और जिसने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी विचारधारा ये है जिसे समाज में समता नहीं चाहिए, जिसे समाज के एक खास वर्ग के लिए ही उसके हाथ में ही इस देश का सारा संसाधन चाहिए। लेकिन क्योंकि जब महात्मा गांधी ने जब तक टिळक यहां पे थे कांग्रेस में, तब तक स्वतंत्रता आंदोलन जो है यह कोई जन आंदोलन नहीं हुआ था, यह किसी विशिष्ट आदमियों के लिए आंदोलन था, एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए आंदोलन था, जिनकी इच्छा थी कि कुछ तो भी हमको एक लिमिटेड हमको स्वातंत्र मिला दिया जाए और एक ज्यादा से ज्यादा आप उसको एक अच्छा खासा एक क्लब बोल सकते हो। सही बात है। लेकिन जब महात्मा गांधी जब कांग्रेस में आए और जब कांग्रेस के नेता बने और उन्होंने हर तबके के पास जाके, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं, हर तबके के पास जाके उसकी क्या कठिनाई है, उसकी क्या समस्या है, उसको लेके महिलाओं से लेके हर वर्ग को जब स्वतंत्रता आंदोलन में उनको लिया और जब स्वतंत्रता आंदोलन में सब लोगों की हिस्सेदारी बढ़ गई, तब वो जन आंदोलन हुआ और इसीलिए इस जन आंदोलन की वजह से स्वतंत्रता मिली। और यही बात उसी दिन से आरएसएस जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों के दिल में खटकी हुई है। वो 70 साल तक इंतजार करते रहे कि जिस दिन भी हम सत्ता पे आए, जो हमारा मंसूबा था कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों का वर्ण व्यवस्था रहना चाहिए, उस वर्ण व्यवस्था में केवल एक जात जो है वो सबसे श्रेष्ठ रहना चाहिए और उस जाति के बाद पास इस देश की सारे संसाधन है, सारी संपत्ति जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। इसी मार्ग पे पिछले 10 साल से इस देश में, देश की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो काम कर रहे हैं। कोई भी हिटलर से भी ज्यादा ये लोग खतरनाक है, क्योंकि आप उनको सवाल नहीं पूछ सकती हो, सवाल पूछते हो तो आपको जेल का रास्ता दिखाया जाता है। आपने कुछ गुनाह किया नहीं किया हो, अगर आपको जेल में नहीं जाना है तो भाजपा में आ जाओ। मेरा सवाल इन सत्ता से है, हम भी चाहते हैं चाहे भ्रष्टाचारी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल के अंदर, उसको कानूनन कार्रवाई करना चाहिए, उसको जेल के अंदर भेजना चाहिए। हम तो बोलते बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है तो उसको फांसी देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के ऊपर 70,000 करोड़ का आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो और वो भी आरोप आप किसी 4 आदमी के पास बैठ के नहीं बोलते हो, आप सार्वजनिक सभा में, जाहिर सभा में ये आरोप करते हो। बिल्कुल, और 3 दिन के बाद वो आदमी आता है, उसके पीठ के ऊपर आप थपथपी लगाते हो, कैसे हो भैया बोल रहे हो।
अगर इस ढंग से जब हमने देखा, सिविल सोसाइटी ने देखा कि जब इस ढंग से ये सरकारें चला रहे हैं ये लोग, और विपक्ष इनके सामने करीब करीब हार मान चुका है, तब हमको ऐसा लगा कि इस देश का लोकशाही, इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश का संविधान अगर बचाना क्या है तो इस देश के नागरिक को ही ये लड़ाई अपने हाथ में लेना चाहिए, और इसीलिए हम सब लोगों ने वो लड़ाई अपने हाथ में ली। खुशी की बात यह है कि इस लड़ाई में अभी आम जनता भी शामिल हो गई है। बिल्कुल, जहां तक हम जहां जाते हैं वहां पे देखते हैं अभी आम जनता अपने आप आ रही है। जो 2019 का सीन जो है वो अभी नहीं दिखता है। बिल्कुल। जहां पर भी किसी का है, आज लोग कौन उम्मीदवार है, आरएसएस की विचारधारा वाले पक्ष के अपोज में कौन उम्मीदवार है? आज इसके पहले जाति देखी जाती थी, इसके पहले धर्म देखा जाता था, आज ना जात देखी जाती है, आज ना धर्म देखा जाता है, आज सिर्फ यही देखा जाता है कि ये आरएसएस वाली विचारधारा, ये मनुस्मृति वाली विचारधारा जो है, जो समता नहीं चाहती है इस देश में, जो इस देश में दो धर्म अपने भाई जैसे व्यवहार एक दूसरे से करे, जो इस देश में शांति नहीं चाहते हैं, इनके खिलाफ जो भी कोई उम्मीदवार हो, चाहे वो कैसा भी हो, आज जनता उसके पीछे ताकत के साथ खड़ी है। और हमें आशा है कि आने वाली चुनाव में इस आरएसएस वाली विचारधारा को लोग यहां से हटा देंगे, और इस देश में जो 70 सालों से जो समता, बंधुता, न्याय, एक दूसरे का मान, एक दूसरे का सम्मान करना है, ये जो चीजें हैं, जो रोजगार जो लोगों को मिलता था, लोगों को आज देखिए, आज 80 करोड़ का एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री बोलता कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूं। अरे भाई, तो 80 करोड़ लोगों को लोग जो है वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, वो आपके 5 किलो का अनाज के इंतजार कर रहे हैं, और वो मिलने के बाद मैं मेरे बच्चों को खिलाऊंगा ऐसा। लेकिन इसकी व्यवस्था कि इस आदमी को अपना खुद की मेहनत करके ये रोज का 15 किलो का अनाज घर में ला सके, ऐसे उसका स्टेटस बनना चाहिए। ये इस बारे में सरकार कुछ सोचती नहीं, और इस सरकार को, भाजपा सरकार को ये कुछ भी करने का नहीं है। ये सबको, ये उनको भी मालूम है हमें नहीं करना है करके, लेकिन जनता उनके झांसे में आ गई थी, 15 लाख का जैसा, ये जैसा, वो जैसा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता जो है, जनता को इनके मंसूबे पता चल गए हैं, और आने वाले समय आशा करते हैं कि इस देश का संविधान, इस देश की डेमोक्रेसी ये बनी रहेगी। इसके लिए सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है। बिल्कुल। अरुण गाड़े जी, आप संगठन चलाते हैं और कास्टाइप के माध्यम से अपने कई कर्मचारियों को इकट्ठा भी किया है। अब सब लोगों का ये सुर निकल के आता है कि इंडिया गठबंधन के पास जाना चाहिए, और यही बीजेपी या आरएसएस के जो मंसूबे हैं लोकतंत्र को मिटाने के या संविधान को मिटाने के। लेकिन ये सारे सब कुछ बातें होते हुए भी जो पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी हो या बीबीए जैसी पार्टियां हो, जो भी दावा करते हैं कि हम भी बहुजनों को साथ में लेके चलते हैं, इनके तरफ रिलाय क्यों नहीं कर रहे लोग? पहले मैं आवाज़ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू जो है, जो आप पब्लिक के सामने ला रहे हैं, सिविल सोसाइटी के माध्यम से जो हमारा आंदोलन चल रहा है कि जो प्रचलित सरकार है वो बदलनी चाहिए। बाबा साहब ने, आपको मालूम है कि ब्राह्मणशाही और भांडवलशाही ये देश के दो बड़े शत्रु हैं, ये उन्होंने आगाह किया था हमको, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आरएस की स्थापना को अभी ये 100 साल होंगे, 1925 में उनका सपना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र यानी क्या है? हिंदू राष्ट्र यानी वर्णवादी व्यवस्था वाला देश। अब वर्णवादी व्यवस्था जो है, चतुर्वर्ण जो है, जो फिर से लागू होगा तो इस देश में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों को तो कोई अधिकार नहीं थे, अभी भी नहीं रहेंगे। ओबीसी का जो आंदोलन चल रहा था, बाबा साहब ने ओबीसी के लिए जो संविधान में तरतूद की 340 कलम लिख दिया था, उसके ऊपर से बाबा साहब ने उसके पहले हु वेर द शूद्रा ये ग्रंथ लिखा था, और उसमें से उनको मालूम हुआ कि यहाँ का शूद्र ये मूल बुद्धिस्ट है, इसलिए उनके लिए बाबा साहब ने संविधान में तरतूद किया। सबसे ज़्यादा अगर ओबीसी की तरफ से, अगर ओबीसी यहाँ का जागरूक हो गया तो ये वर्णवादी व्यवस्था यहाँ लागू नहीं हो सकती।
आज हमने देखा है कि 2014 में जो बीजेपी की सरकार आई थी तो झूठे वादे करके आई थी। एक पहला वादा किया था कि 15 लाख हम हर एक के जेब में डालेंगे, वो नहीं हुआ। उन्होंने उसके बाद में जो नोटबंदी की थी कि यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म होगा, वो नहीं हुई। सारे 2000 के नोट कहाँ गायब हो गए। इस देश में आज के हालात में शिक्षा और रोजगार, आरोग्य, ये 3 सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए थे, लेकिन ये इलेक्शन में वो दिख नहीं रहे हैं। वो एक ही नारा लगाते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों को हम ये करेंगे, सजा देंगे। भ्रष्टाचारियों को क्या सजा दोगे आप? आपके पार्टी में 80% लोग भ्रष्टाचारी है। लोगों को आप कर रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी है, तो पहले भ्रष्टाचारी आपका खत्म होना चाहिए। ये लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए बीजेपी को लोग हराने वाले हैं। भांडवलशाही के बारे में हम कहेंगे कि आज पूरे भारत में 2 ही उद्योगपति ऐसे है कि सारा का सारा करीबन 40% संपत्ति उनको बेची गई है। अदानी अंबानी को सारे के सारे क्या बोलते खनिज बेची जा रही है। 370 कलम के आड़ में जो हमारा लद्दाख है, जो बुद्धिस्ट कंट्री ये है, वहाँ के खनिज जो पहाड़ों में जो खनिज है वो उद्योगपति को बेचे जा रहे हैं। ये उद्योगपतियों को भारत की हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में दी जा रही है। ये लोगों को समझ में आ रहा है। महंगाई के बारे में अगर हम बोलते हैं कि सिलेंडर 1200 तक गया है, जब महंगाई बढ़ती है सरकार का फर्ज होता है कि वो सब्सिडी देते हैं, और यह सरकार ने तो अनाज के ऊपर भी सब जीएसटी लगा दी है। ये ऐसी सरकार पूरे देश में है। अभी जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से अभी तक देखने को नहीं मिला अनाज के ऊपर सब्सिडी। और बोलते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में बांट रहे हो। तुम्हारे बाप के घर का है क्या वो अनाज आप मुफ्त में बांट रहे हो? ये अनाज देके आप खुद यानी स्वीकार कर रहे हो कि यहाँ की 80 करोड़ जनता गरीब है। अब गरीब की बात कर रहे हो। अरे हम तो गरीबी में वो बांग्लादेश से भी पीछे है। 150वें क्रमांक पे हमारा देश है। तो हम किस बात की कर रहे हैं? विश्व गुरु किस बात कैसे हो सकते हैं आप बोल रहे कि हम आर्थिक महासत्ता 5वें क्रमांक पे 3री में आएंगे। आर्थिक महासत्ता कैसी होती है? पैसा कैसा होता है, कहाँ होता है? आर्थिक महासत्ता उसको कहते हैं कि यहाँ के आम आदमी की जो आमदनी है वो बढ़नी चाहिए। आपके भारत के हर लोगों की आमदनी कितनी है? 7 से 12 गुना अमेरिका के लोगों की आमदनी है। हमारी कितनी है? हमारी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है, और अफ्रीकी कंट्रियों के देश के नीचे भी है। तो ये भूलभुलैया है। झूठ बोलो, एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है, और बार बार झूठ बोले। ये तो गोबल नीति है। बार बार झूठ बोलने से लगता है कि ये सच है। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बनाए हैं। अब मंदिर बनाने से कितने लोगों को पेट भरना, कितने लोगों को रोजगार मिला है? ये 2010 से सारी नौकरियां बंद कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों की भर्ती हो रही है। महाराष्ट्र में 62,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। और ये सारे स्कूल किसको दे रहे हैं? कारपोरेट घराने को दे रहे हैं। कल ये कारपोरेट घराने वहाँ पे मॉल बनाएंगे। तो ये सारी नीतियाँ हैं। तो यहाँ का जो शोषित वर्ग है उसको और गरीबी की नीचे लाइए, और वर्णवादी व्यवस्था लाना है। और वर्णवादी व्यवस्था लाने के बाद एक ही वर्ग ये सबके ऊपर राज करने वाला है। ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। इसलिए हमारा आंदोलन चल रहा है। 10% आरक्षण आपने EWS लागू किया। यहाँ की सारी पार्टियाँ जो बोलते हैं कि हम परिवर्तनवादी है, चाहे वो BSP भी हो रहे या और कुछ रहे, एक ही पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। EWS आरक्षण सारासार ये संविधान विरोधी है, हम आपको सबको मालूम है। और उसमें भी वो EWS में ना OBC आएगा, ना SC आएगा, ना ST आएगा।
सीधा upper caste सीधा के ये लिए है वो। अपर कास्ट के लिए ये लागू किया है। और अपर कास्ट के लिए आप तो मेरिट की बात करते हो, सेव मेरिट कहते हो, और सेव मेरिट के नाम के ऊपर हमारे लोगों को जो मेरिट में आए उनको पीछे ढकल रहे हो। बिल्कुल। तो इतना ही अभी नहीं, लैटरल एंट्री अभी किसको वोट देना है? तो वही बताएंगे ना। लैटरल एंट्री आप ला रहे हो। हाँ, IAS के 1400 पोस्ट होती थी, 650 के ऊपर आ गई है। यानी तुम धीरे धीरे पूरा आरक्षण खत्म कर रहे हो। और फिर बोलते हो हम संविधान को कुछ बिगाड़ नहीं देंगे। संविधान होकर भी आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो। आप नया संसद भवन बनाया है, नया संसद भवन में आप वहाँ पे वो पूजा पाठ कर रहे हो। ये शर्म की बात है। धर्मनिरपेक्ष अभी तक कलम उसमें का खत्म नहीं हुआ है। आप आओगे तो धर्मनिरपेक्ष उसमें का निकल दो, तब जाके आप मंदिरों में जाओ। एक PM, अरे क्या ये है, हिमालय में जाता है, नदी के नीचे में जाता है, नदी के ऊपर में जाता है, हवा में जाता है। तो ये बदलना चाहिए। और हमने तय किया है, हमने नहीं तय किया है, यहाँ के सारे OBC SC ST इन लोगों ने अभी तय किया है ये सरकार हम बदलेंगे, और ये बदलना चाहिए। अगर नहीं बदले तो यहाँ अराजक निर्माण होगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो मैं वानखड़े जी के पास आता हूँ, और नहीं अभी आप बोलिए और मुझे बताइए कि ये जो सब चर्चा का सार था, तो आप क्या सोचते हैं इस सारे संदर्भ में कि क्यों आपको लगता है कि ये सरकार बदलनी चाहिए, और सरकार बदलेगी तो किसकी सरकार आनी चाहिए? सबको नमस्कार। बात तो यही है कि पिछले 10 साल से इनकी जो सरकार चल रही है, पहले इन्होंने ये कहा था कि मैं झोला लेकर आया हूँ, झोला लेकर जाऊंगा, ये कहते थे। लेकिन आज उन्होंने अपने पूरे जो परिवार के लोग हैं उन सभी को उनको बहुत कुछ गड़गंज संपत्ति वाले बना डाले हैं। ये बात भी है। और संघ अपने परिवार को, संघ परिवार को। और ये अपने अनंत हेगड़े भी क्या कहता था कि कांग्रेस ने संविधान में पूरा बदल कर डाला है, अभी हम वो पूरा संविधान हम बदल डालेंगे और हम हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान ये धर्म ही नहीं है, पूरे अगर विश्व में भी आप करो ये इन्होंने कहते हैं तो हिंदुस्तान ये या हिंदू ये धर्म ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आगे चल के फिर से इस देश में वही के वही वर्ण व्यवस्था अपने को लाना है, ताकि वो कोई भी समाज का हो, मेरा बच्चा छोटा है 5 साल का भी तो तू 70 साल का रहे क्या 80 साल का रहे, चल मेरे बेटे के पांव छू। ये ऐसी इनकी पूरी तरतूत चल रही है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा था कि जब सिलेंडर 350 400 रुपये मिलता था तभी भी इनका आंदोलन चल रहा था। आज देखो सिलेंडर के भाव क्या बढ़ गए हैं। 70 के नीचे पेट्रोल था, 55 के नीचे डीजल था, तब भी इनके आंदोलन चल रहे थे और सभी इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अब दूसरी बात यह भी है कि अभी तक पूरे विश्व में आप देख लेंगे तो कोई भी किताबें पर बोलो, पार्टी पेंसिल पे बोलो, कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन इन्होंने उस पर भी टैक्सेशन लगा दिया है। और अभी आप अगर नागपुर की बात कहें तो ये समझ में आ रहा है कि आपका घर टैक्स जो था उसको तिगुना अभी इन्होंने बढ़ा दिए हैं। लेकिन बात यही हो रही है कि आगे चल के इन सभी को कैसा उद्ध्वस्त कर दिया जाए और हम अपने कैसा वर्चस्व इन पर डाला जाएगा, ये पूरा इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि हम इंडिया के साथ चलना जरूरी है, हम सब मिलके। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अभी मैं पूरी जब से इलेक्शन शुरू हो गया तब से मैं गली गली में जाके उनको यही बता रहा हूं, बहुत सारे झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब गुदे लोग जो है वो आज भी उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बड़े त्रस्त है। खाना खाने के लिए भी उनके पास बड़ा संघर्ष चल रहा है। और इसीलिए मैं इन लोगों को बताया था, सभी लोग यही कह रहे नहीं साहब, बोले अभी इस वक्त हम निश्चित ही हम इंडिया के साथ ही चलेंगे, उन्हीं को ही हम वोट करेंगे, ऐसा उनका यहाँ अभी चल रहा है। और इसीलिए मेरा यही कहना है कि हम सभी ने 90% लोगों ने बोलो तो अगर हम एक साथ उसके 50% में हम एक साथ हो गए तब मुझे जरूरी ये लग रहा है कि इनकी एक भी पोस्ट कहीं पर भी कोई भी आमदार है, कोई भी खासदार है, इनका चुना के नहीं लाना है। इनका तो यही षड्यंत्र चल रहा है कि
क्या है, सभी को पकड़ लेते हैं, किसी को ईडी लगा लेते हैं और उनको पकड़ के बाद में बिल्कुल उनको गुलाम बना के उनको शामिल कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल के इनका यही षड्यंत्र चल रहा है कि नहीं भाई हमारा वर्ग चलेगा और आप यही करते रहिए, आप चुपचाप बैठो, कुछ नहीं बोलना है, हम है ना। और सभी को वो आमदार खासदार बनाएंगे। आज अगर आप पोस्ट देख लेंगे तो बहुत सारे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कई सारे आमदार है, कई सारे खासदार है, लेकिन उनको सभी को उन्होंने पूरा ऐसा गुलाम बनाने के रख दिया है। आपको कुछ बोलना नहीं है, आप ये कुछ मत करो। और इसी तरह इनकी यही षड्यंत्र चल रहा है कि आगे चल के इनको पूरा संविधान बदल के और संविधान को फेंक दे के फिर से इन लोगों को मनुस्मृति का ही या वास्तवता लाना है, ऐसा उनका पूरा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हम सभी बहुजनों ने, मैं तो यो कहूंगा एससी, एसटी, विजेएनटी, ओबीसी और मुस्लिम अल्पसंख्यक, ये सभी लोगों ने अगर हम आज भी ऐसी मुट्ठी पकड़ ली तो निश्चित ही हम इनको सभी को हरा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सुनील तलवारे सर, सब लोगों ने का यही कहना है कि जो इस देश के प्रगतिशील लोग हैं या इस देश के बहुजन समाज, वंचित समाज के जो लोग हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अभी इस बार जो है इंडिया गठबंधन को ही वो चुनाव जिताकर संसद भेजेंगे। आप इतने सालों से समाज में काम कर रहे हैं और आपको क्यों लग रहा है कि अभी का ये जो वक्त है, ये वक्त की जरूरत बहुत ज्यादा है कि इस बार जो वर्तमान सत्ता है उसको उखाड़ के फेंकना है? प्रथम तो मैं आवाज़ इंडिया टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो संवाद है आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और सिविल सोसाइटी को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी अपनी व्यक्त होने के लिए। तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। हम अगर पिछले 10 साल का मुआयना करें, थोड़ा देखें पीछे जाके, तो हमें नज़र में आता है कि जो चीज़ें, जो वायदे हमारे जनता के साथ में अभी की सरकार ने किए हैं, उन वायदों में से कोई भी वायदा जो है वो पूरा नहीं हुआ। मतलब चाहे वो आप ले लीजिए कि रोजगार का वायदा हो, 2 करोड़ एक साल में रोजगार देने का वायदा था, 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। 87, सिर्फ 87 लाख ना, 7 लाख, सिर्फ 7 लाख, कहाँ 20 करोड़, कहाँ 7 लाख। हमारा जो युवा है, जो 21 से 25 की उम्र का युवा है, वो 43 to 45% जो है वो बेरोजगार है। 43 to 45% बेरोजगार, मतलब हर दूसरा युवा बेरोजगार है। और आप क्या कहते हो, आप एक तरफ तो कमिट करते हो कि आपको इतने रोजगार देंगे, और जब रोजगार की बात कोई करने जाता है तो बोलते पकोड़े तलना भी तो रोजगार है। मतलब कोई एमबीए आदमी पकोड़े तो लेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से ये जो जितने ऐसे अलग अलग तरह के, आपने एमएसपी का वायदा किया था, क्या हुआ उस एमएसपी का वायदा? पिछले बार जो है 1.5 साल से ऊपर वहाँ हमारे किसान बंधु जो है वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। हाँ, बिल्कुल। आपको मतलब उनकी जान की भी नहीं पड़ी। आपने उनके लिए दिल्ली के अंदर नहीं आए लोग, इसके लिए आपने जैसे आपका इंटरनेशनल बॉर्डर पे जैसे आप करते हो, हाँ। उस तरह से आपने कील बिछा दिए, आपने तारे लगा दिए किसानों के साथ। वो किसान जिसके वजह से आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, वो अनाज उगाता है, 60% जनता जो है आज भी जो है किसान और किसान मजदूर के उसमें है। अगर वो खुश नहीं है, 60% की जनता अगर खुश नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे? एमएसपी आज भी नहीं दिया आपने। आपने वायदा किया, उनका अनशन या उनका जो आंदोलन था उसको खत्म करने के लिए वायदा किया कि हम दे देंगे, कमेटी बिठाई, पैनल किया, फिर जुमला नहीं हुआ। अभी भी किसानों को लड़ना पड़ रहा है, मतलब सेकंड टाइम भी जो है वापस लड़ना पड़ रहा है। तो आपने कोई वायदे नहीं निभाए। आपने भ्रष्टाचार पे वायदे किए, वो नहीं निभाया। इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड आप देख लीजिए ना, मतलब आप भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार ना खाएंगे, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, और यहाँ तो सब खाना ही चल रहा है, छुपे छुपे है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, महिला, लोग कुछ कहते हैं कि महिला असुरक्षित है। अरे असुरक्षित क्या है,
महिला के प्रति द्वेष है इनके मन में। क्यों? क्योंकि महिला जो है वो महिला को शूद्र मानते हैं, और शूद्र को कैसे ट्रीट किया जाता है ये उनके कानून में लिखा हुआ है, मनुस्मृति के कानून में लिखा है। तो इसीलिए महिला पे अत्याचार होते हैं। मणिपुर का उदाहरण में आप भैया ने बताया थोड़ी देर पहले कि नग्न जो है वो मिलिट्री की एक अफसर की वाइफ, उसको नग्न हजारों की संख्या की भीड़ जो है वो दौड़ा दी है, और आप जो है कुछ नहीं, आप चुप है। ये तो मामला भी दबने वाला था, वो तो बाय चांस किसी के वीडियो किया और वायरल हुआ, और उसके बाद जो है थोड़ा एक्शन में आए। 1.5 महीने बाद चर्चा भी संसद में हुई, लेकिन पीएम ने आखिरी तक उसमें उसके कुछ ऊपर बोला कुछ नहीं। भाषण नहीं किया। वहां जाने की बात तो दूर, मणिपुर हाँ। जाने की बात तो दूर है ना। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती है हमारी पहलवान महिलाएं, जो तुम्हारे राष्ट्र का जो है वो शान बढ़ाती है, गौरव बढ़ाती है। उन महिलाओं के शोषण होता है, उसके ऊपर वो अगर वो आवाज उठाती है तो क्या वो गुनहगार है? क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आपको किसी को सपोर्ट करना है, किसी को बैक करना है, आपका पॉलिटिकल अलाई है या आपका आदमी है, उसके लिए जो है आप वो जो पदक लेके आई महिलाएं है, राष्ट्र की शान बढ़ाने वाली महिला है, उनके साथ भी आप अन्याय करते हैं। उनको भी पुलिस का अत्याचार सहना पड़ता है, उनको भी डराते धमकाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी सही मायने में जरूरत नहीं होनी चाहिए सिविल सोसाइटी को अलग से ऐसे काम करने की। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सही में जरूरत है, और इसीलिए हम लोग जो है इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमको लगता है कि नहीं, ये शासन जो है ये चेंज होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मतदान नहीं है, ये मताधिकार है। हाँ। और ये अधिकार जो है ना, बहुत ही सोच समझ के हमने इसका उपयोग करना चाहिए। आपको प्रलोभन मिलेगा, आपको थोड़ा सा लालच दिखाया जाएगा, लेकिन आपको उसका बलि नहीं पड़ना है उसके लिए। बिल्कुल। वो क्योंकि अगर आप उसके लालच में आ गए तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है समझ लीजिए पूरी तरह से बर्बाद है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपका मतदान का जो अधिकार है, वो मताधिकार है, वो बहुत अच्छे से निभाए, और जो एलिजिबल वोटर्स है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे के सारे अपने घर से निकले और मतदान करे। इस बार मतदान करे। कुछ ऐसा भी हो सकता है, आपके सामने कश्मकश हो सकती है कि ट्रायंगल हो सकता है, मतलब तिरंगी लड़त भी हो सकती है। तो उस तिरंगी लड़त में भी आपको सोचना है कि कौन इन शक्ति को, संविधान विरोधी शक्ति को रोक सकता है, उसी को आपने वोट देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। थैंक यू। रक्षित, आप सब सीनियर लोगों के बीच में आप अकेले हैं, और ये जो हमारे सब सीनियर्स जिनका एक अपना अनुभव है, और पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल सोसाइटी खुद होकर सामने आके कह रही है कि नहीं, ये जो चुनाव इस वक्त का जो है, ये पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये विचारधारा का चुनाव है। तो आपको क्यों लगता है कि इस विचारधारा के चुनाव में केवल इंडिया गठबंधन ही सक्षम है, बाकी पार्टियां सक्षम नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हमेशा जो क्षेत्रीय पार्टियां रही है, उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनको कई बार टक्कर दी, और कई बार उनके वोट पोलराइजेशन भी किया है। और आज की जो स्थिति है, नागपुर में देखे या फिर ये अभी जो पहले चरण के जो चुनाव है, यहाँ पे भी यही हालात दिख रहे कि इंडिया आघाड़ी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो संविधान को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में ही उनका जा रहा है। तो इसलिए हमें स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, और सिविल सोसाइटी ने इसलिए आगे बढ़ के ये कदम उठाया कि इंडिया आघाड़ी को सपोर्ट करना, और ऐसा आह्वान हम सब लोग कर रहे हैं। और इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हमें बीजेपी को हराना है। और बीजेपी को हराने की ताकत आज के तारीख में तो हमको ये लगता है कि इंडिया आघाड़ी के नेताओं में ही है, या फिर उनके पक्ष की जो विचारधारा है उसमें है, वही टक्कर दे सकते हैं। ओके। तो इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा हाँ। कि
जैसे भारत देश ये युवाओं का देश बोला जाता है, युवाओं के भविष्य के बारे में यहाँ पे आज कोई भी सत्ता के नेता कोई भी बात नहीं कर रहे। हाँ, अब सबसे पहले मैं उसकी सबसे पहली जो समस्या है, जो शैक्षणिक शुल्क जो बढ़ा गया है, हाँ, कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी 40% तक फीस बढ़ाई गई है। हाँ, उसके बाद एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ है जो चाहे उतना आगे नहीं आया, वो है स्पर्धा परीक्षा का घोटाला। आप देखिए महाराष्ट्र से लेके गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे यूपी तक भी। यूपी में भी हुआ है। इतना बड़ा घोटाला है क्योंकि, और उसमें भी एक चीज़ ये है कि पहले जो स्पर्धा परीक्षा की जो फीस होती थी वो 200 या 300 तक फीस होती थी। आज वो फीस 900 से 1100 रुपये तक है। यानी गरीब का बच्चा कैसे तो भी उतना पैसा जुटा के वो परीक्षा का फॉर्म भरता है, और संसाधन नहीं रहते हुए भी अपना अलग स्ट्रगल करके वो उसकी पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद जब वो परीक्षा देता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सालों साल उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते। तो ये देश के युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा है। अग्निवीर भी है, अग्निवीर भी है, 4 साल में उनको रिटायर कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि तीसरी बार पीएम बनाओ। ये और इसके बारे में युवाओं ने इस बार बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। और इसमें और एक चीज़ ये है कि जब ये युवा इस सारे मुद्दों को लेके सड़क पे उतरते हैं या आंदोलन करते हैं, संवैधानिक पद्धति से आंदोलन करते हैं, तो उनको बुरी तरह से पीटा जाता है, उनका आंदोलन पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। बुरी तरह से लोगों को पीटा गया है, आपने वीडियो देखे होंगे कई यूनिवर्सिटीज़ के। तो इसलिए ये सरकार को, इसके पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए इसके पहले हमें एटलीस्ट हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी तो थी, पर अभी वो नहीं। इसलिए ये सरकार को हमें यहाँ से निकालना है, इनको हराना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, हमारे युवाओं के सामने। और रोज़गार के बारे में तो सबने बता ही दिया है। मैं नागपुर के बारे में कुछ स्पेसिफिक नागपुर की कुछ बातें बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम में। यहाँ के जो विकास पुरुष जिनको कहते हैं, उन्होंने यशवंत स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था कार्गो और मिहान को लेके। आज एक पूरी पीढ़ी गुजर गई, पर वो कार्गो और मिहान आज तक नहीं बना। आज भी यहाँ के हमारे बच्चों को, इंजीनियर हो या कोई भी कोर्स के हो, उनको आज भी पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर ऐसे जगह पे जाना पड़ता है। तो इस बारे में सिर्फ सड़क, पुल, ब्रिज ये बना के अगर आप बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो यहाँ का युवा तो इस बारे में बहुत निराश है। बिल्कुल। अब और अगर सीमेंट रोड की भी बात करें तो नागपुर बेंच हाईकोर्ट ने इस बारे में इनको फटकार भी दी है कि उस बारे में पर्यावरण के जो नॉर्म्स है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं किए गए सीमेंट रोड बनाने के चक्कर में। और नागपुर का जो ग्रीन बेल्ट है वो काफ़ी नष्ट किया गया है। नागपुर में श्वसन के विकार काफ़ी बढ़ गए हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया है। ये सारे मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भी विकास है, इस पे भी लोगों ने बात करनी चाहिए। और जो विकास ये दिखा रहे वो सिर्फ नाम के वास्ते है, उसका सामान्य जनता से, यहाँ के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने मित्रों के लिए ही ये विकास कर रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगा। और इसलिए इनको सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। तो युवाओं का ये कहना है कि ये जो डेवलपमेंट है ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ये केवल दिखावे का डेवलपमेंट है। और इससे जो सच में युवा है या हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, इनके ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा। और धर्मांधता देश में ऐसे समय में काफ़ी बड़ी भी है। और तमाम हमारे जो विचारक थे आज के, इन्होंने सबने अपनी अलग अलग मुद्दे पे राय रखी, लेकिन सबका एक यही कहना था कि आज का जो माहौल है, आज का जो देश की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में केवल इंडिया गठबंधन ही ऐसा एक सक्षम फ्रंट है उनके सामने कि जो इस वक्त बीजेपी को चुनौती दे सकता है और उन्हें हराने में भी सक्षम है। तो बहरहाल आप हमारे बीच में आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज जो ये है कि सबको मैं 10-10 सेकंड के लिए कहूँगा कि वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सर ने जैसा कहा कि ये मतदान नहीं है, आपका अधिकार है, मताधिकार है, और इसे निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अपने घर से निकले और आप वोट करें। तो मैं सबसे 10 सेकंड में एक बात ऐड करेंगे और बाद में 10 सेकंड ही दीजिए, क्योंकि समय काफी हुआ है। देखिए 2014 में आपके सामने 2G और 4G स्कैम लाया गया था। हाँ। और उसके वजह से मनमोहन सिंह जी की सरकार हार गई इलेक्शन। बिल्कुल। एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर जो शिक्षित था, जो इसका ईमानदारी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क नहीं था, उनके ऊपर में 4G 2G स्कैम लाया गया।
बाद में वो विनोद राय जी कहते हैं नहीं नहीं वो तो ऐसा ही मैंने फिगर बोल दिया, 1,42,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को। क्या हुआ उसका? कितने लोग जेल गए? कितने लोगों के ऊपर में कन्विक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। तो वो सरकार अगर फर्जी 2G 4G कैन के लिए जा सकती है तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लिए भी सरकार जाना चाहिए। इसने तो उससे बहुत बड़ा घोटाला करा है। ये जबरन वसूली है, ये ईडी और सीबीआई लगा करके जबरन वसूली है। इसको सुप्रीम कोर्ट में सामने ला करके रखा हुआ है। वहां तो उनपे केस बनाया गया, वो फर्जी निकला, विनोद राय जी बदली हो गए, वो बोले मैंने तो सुनी सुनाई बात पे बोल दिया था। यहां तो प्रूव हो गया है। तो इस मुद्दे के ऊपर ये सरकार को हराना चाहिए, सरकार को सत्ता से हटाना चाहिए, तभी ये देश बचेगा, तभी ये देश का गरीब आदमी भी समृद्ध होगा। बिल्कुल। वोटिंग करना क्यों जरूरी है? 10 सेकंड में। इस सरकार को हटाने के लिए वोटिंग करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर 55 से 60% मतदान होता है, लेकिन इस बार कम से कम 75 के ऊपर ये मतदान जाना चाहिए। इसलिए घर के बाहर लोगों ने निकलना चाहिए, लोगों को निकालना चाहिए, और किसी भी जो प्रलोभन है उसको बाजू रख के लोगों ने निकलना चाहिए। और खास करके मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने निकलना चाहिए। ओके, उसकी जरूरत है। अब तो यही ज़रूरत है कि हम सभी ने एक साथ होकर किसी हालत में इनको हराना ज़रूरी है, क्योंकि वोटिंग क्यों करना चाहिए? बस और हमने वोटिंग करने के लिए जैसे हम ही ने जाकर वोटिंग करा, और मैंने सभी लोगों को झोपड़पट्टी में जाके बोल दिया है कि आप चिंता मत करो, मैं खुद मेरी कार लेके आऊंगा, आपको ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा, वोट करके मैं आपको आपके घर में छोड़ दूंगा। लेकिन वोट अपने पड़ने चाहिए। जिम्मेदारी निभाई है आपने। मैंने जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया है। ओके, वोटिंग क्यों करना चाहिए? जिम्मेदारी क्या है? देखिए, ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है। मैं अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं ने सामने आके वोट कीजिए, क्योंकि आपका जो वोट है, जो आपका अधिकार है, आज अगर आपने नहीं वो निभाया तो आपका भविष्य, आपको बहुत बड़ा प्रश्नार्थक चिन्ह उपस्थित हो सकता है उसमें। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मताधिकार है, और इस अधिकार को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर हमारे हाथ से मौका निकल गया तो फिर हम पछताएंगे पूरी ज़िंदगी भर, हमारी पीढ़ियाँ पछताएगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी जो जनता है, जो कस्बे में रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है, फ्लैट्स में रहती है, घरों में रहती है, उन्होंने प्लान करना चाहिए अपने आजू बाजू के। आप जा रहे हो तो आजू बाजू के 4 लोगों को अपने साथ में लेके जाइए। युवा जो है वो थोड़ा सा जानकार, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसने देखना चाहिए कि अपने आजू बाजू में कौन से वोटर है, वो भी उनको साथ में उस मतदान केंद्र तक लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अभी अपने मत के वोट के अधिकार से राजा पैदा होता आहे। बाबासाहेबांनी आपल्याला हा जो महत्त्वाचा जो अधिकार दिलेला आहे, या अधिकाराचा उपयोग आपल्याला करायचा असेल तर जास्तीत जास्त प्रमाणात वोटिंग झालं पाहिजे। आपण जिथे आहात प्रत्येकाने, म्हणजे आपल्या मोबाईलवरून, व्हॉट्सअपवरून जास्तीत जास्त मतदान झालं पाहिजे, याचा आपण योग्य प्रकारे वापर करावा। आणि 80 ते 85% जर वोटिंग जर झालं तर निश्चितपणे या सरकार हरू शकतं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं आवाज़ टीवी के माध्यम से सभी जनता से अपील करता हूं कि आप अपना वोट का जो अधिकार है वो निभाएं। खास करके मैं महिला वोटर से विनंती करता हूं कि आप ही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। आप हर महिला ने घर से निकल के अपने साथ और 2-4 महिलाओं को ले जाके सभी ने ये करना चाहिए। और यहाँ से नहीं तो सब पूरे भारत में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे वहाँ पे 70 से 80% मतदान होना चाहिए। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। सभी देश के और नागपुर लोकसभा और रामटेक लोकसभा के मतदाता ने ये संवैधानिक मताधिकार है और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और वोटिंग करने के लिए जाइए। बिल्कुल, तो वोटिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आप सब लोग घर से निकले। जैसे सबका कहना है कि अगर 80% से अधिक ज़्यादा वोटिंग होता है तो ये देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा
और ये जो आज का देश का माहौल है, इस माहौल को बदलना भी है और सरकारें बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही किसी सरकार की मोनोपोली रही तो फिर वो अपने तरह से अपने तरह से काम करेंगे और फिर उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। और जैसा कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रॉमिस अभी इनके मैनिफेस्टो में बीजेपी के आया है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो यहाँ की रीजनल पार्टीज का कोई रोल उसमें नहीं होगा और यहाँ के लोगों का वॉइस नहीं होगा। अभी क्या होता है कि लोकसभा के बाद विधानसभा होती है, विधानसभा के बाद लोकल बॉडीज होती है, तो आपका वॉइस होता है, तो लोग अपना वॉइस देके सरकार को कह सकते हैं कि देखो अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो हम आपकी सरकार बदल देंगे। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आपको 5 साल तक सरकार बदलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में वोटिंग करना बहुत आवश्यक है और सोच समझ के वोटिंग करें। यही उम्मीद के साथ में आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। आप हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।